this is Preeti Sharma and welcome to Shil Preeti Learning. This one is the last video for the chapter demand. इसके पहले 2 वीडियोस बनी है तो उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और स्टार्ट करते हैं। फिर हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, ये वीडियो नंबर 2 के टॉपिक्स हैं डिमांड फंक्शन एंड डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे, उसके रिगार्डिंग है। उसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिमांड की डेफिनेशन और उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, ठीक है। तो आगे के जो हम टॉपिक्स अब करने वाले हैं, रीजंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इन 3 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए इसके पहले के सारे टॉपिक्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन केस आपने नहीं पढ़ी, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सो यू नीड टू वॉच द वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और बाकी हम आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें आज पढ़ना है रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने जो पढ़ा था उसके रीजंस क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा क्या था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कमोडिटी है, उसकी जो प्राइस है मार्केट में और उसकी जो क्वांटिटी है, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशन मींस व्हाट, इसका पॉजिटिव चेंज इसमें नेगेटिव चेंज लाएगा, इसका इंक्रीज होना इसको डिक्रीज करेगा, इसका डिक्रीज होना इसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा था, वो वन साइडेड होता है। वन साइडेड मतलब व्हाट, हम प्राइस का इफेक्ट देखते हैं कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है। हम क्वांटिटी का इफेक्ट प्राइस पे नहीं देखते, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो लॉ ऑफ डिमांड इज व्हाट, वन साइडेड, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि इसके रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला रीजन जो है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू लर्न इट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। The first reason is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. What does marginal utility means? What does diminishing marginal utility means? And what is the law of diminishing marginal utility? हमें इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ते हैं, पहले हम समझते हैं कि marginal utility क्या होता है। So first we need to understand the meaning of marginal utility. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम एक यूनिट किसी कमोडिटी के कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है, मींस व्हाट, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। Utility derived from each successive unit of a commodity. What does utility mean? Utility का meaning होता है satisfaction, ठीक है। So just suppose कि आपको भूख लगी है, तो आप जब खाना खाओगे तो आपकी सबसे पहली जो रोटी होगी उससे जो satisfaction मिलेगी वो ज्यादा होगी। उसके बाद आप दूसरी रोटी खाओगे, तीसरी खाओगे, फिर जब आप फोर्थ की तरफ बढ़ोगे तो satisfaction कम होगी, फिर आप ज्यादा नहीं खा पाओगे, फिफ्थ पे और यूटिलिटी कम हो जाएगी। सो यही होता है, जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट हम गेन करते हैं किसी कमोडिटी की, उससे डिराइव होने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है। और जब भी यूटिलिटी कम होगी तो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स कम पे करेंगे, ठीक है। जहां से आपको जिस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आप उस पे पे नहीं करोगे, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। जैसे जैसे एक एक यूनिट हम गेन कर रहे हैं उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है। सो मार्जिनल बेसिकली हम यहाँ पे मार्जिनल को यूनिट से रिलेट कर रहे हैं, इसका मीनिंग स्मॉल होता है, ठीक है। सो इसको हम बहुत छोटा स्मॉल कह सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे हम इसे यूनिट से रिलेट कर रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आपको समझ आया। डिमिनिशिंग का मतलब हमको पता है, कम होना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कैन यू गेस? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, हमने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा कि यूटिलिटी जो हमें हर सक्सेसिव यूनिट से डिराइव होती है वो कम होती है ना। तो इसका लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग,
ठीक है, इसको एक डेफिनेशन, जो इसकी डेफिनेशन है वहां से पढ़ते हैं। Here comes the definition, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन से समझना थोड़ा इजी होगा। यहाँ पे हमने जस्ट पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी की एक से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो, जैसे आप आगे और बढ़ते जाते हो, यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, वैसे वैसे यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जो हर सक्सेसिव यूनिट से आपको यूटिलिटी मिलती है वो कम होती जाती है, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का कम होना, तो हर यूनिट से आपको जो यूटिलिटी मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन कम होगी, कंज्यूमर्स क्या करेंगे, पे नहीं करेंगे, क्योंकि जहां उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, दे विल नॉट बी रेडी टू पे, राइट। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड से आगे के सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके रीजंस, उसके एक्सेप्शंस, उसके बाद मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं, और किसी भी डाउट, कहीं भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, तो आपको जस्ट हमें बताना है, ठीक है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। सो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं। ये हमारा पहला रीजन था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस वन वाज द फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट कम्स सेकंड रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग पता होना इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हम डिस्कस कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें एक की जगह आप दूसरे को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये। टी और कॉफी, अगर टी महंगी हो जाएगी, कॉफी के कंपैरिजन में टी महंगी हो जाएगी, तो लोग कॉफी यूज करेंगे ऑफ कोर्स, और अगर टी सस्ती हो जाएगी तो फिर कॉफी बहुत लोग छोड़ देंगे, है ना। तो ये आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। पेप्सी और कोका कोला, ये भी आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। पेप्सी अगर महंगी हो जाएगी तो कोक यूज कर लेंगे, वैसे भी ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं दोनों में। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से ही लॉ ऑफ डिमांड है, रीजन ये भी है इसका। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी एट द प्लेस ऑफ अदर, व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, ठीक है। सो वी कैन से सब्स्टिट्यूटिंग वन commodity in place of other, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर, पेप्सी महंगी हो गई तो मैंने कोका कोला इसकी जगह पे रख दी, और मैं अब कोका कोला ही यूज करूंगी, ठीक है, मैं वही परचेज करूंगी। ये कब होगा, जब पेप्सी महंगी हो जाएगी और कोका कोला क्या सस्ता होगा, मींस चीप हो जाएगा। सो अदर व्हेन इट बिकम्स चीपर, जब वो सस्ता होगा तब मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगी, है ना। रिलेटिवली चीपर, रिलेटिवली चीपर का मतलब हुआ कि उसके कंपैरिजन में वो चीप हो जाए जब, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज अनदर रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी कम होगी। यहाँ पे पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई, लोगों ने क्वांटिटी इसकी कम कर दी, क्यों, क्योंकि अब उसकी जगह वो कोका कोला यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज द रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। चलते नेक्स्ट रीजन पे, रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3 इज इनकम इफेक्ट। What is the effect of income, ठीक है, हमें ये पढ़ना है। This one is also a reason for law of demand, और ये सारे रीजंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं है इसे याद करना। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स याद है तो फिर ये भी एक दो पॉइंट्स इसमें से आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। सो इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट का मतलब होता है डिमांड पे इनकम का इफेक्ट। दैट मीन्स व्हाट, इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस है, जो इनकम हम समझते हैं और यहाँ पे जो इनकम है, इसके बीच में एक डिफरेंस है। द डिफरेंस इज कि जो इनकम हम समझते हैं वो क्या है, जो कंज्यूमर्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनकम जो होती है, ये इनकम होती है रियल इनकम, रियल इनकम, या फिर हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर। यहाँ पे इनकम का मतलब है रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर।
और रियल इनकम जो है ये डिसाइड होती है प्राइस ऑफ कमोडिटी से, ठीक है। इसका एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल, आपको रियल इनकम समझ आ जाएगी, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है, सपोज देयर इज अ पेन जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, ठीक है, और आपकी जो पॉकेट मनी है उसमें से आप सिर्फ 20 रुपीज ही स्पेंड करते हो पेन के ऊपर, ठीक है। तो इस मनी से आप कितने पेन खरीद सकते हो, ये वाले ओनली 2, है ना। इन केस इसके प्राइसेस कम होके 5 हो जाए, मीन्स कि वो पेन जो 10 में मिल रहा था अब वो 5 रुपीज में मिलेगा, आप कितना स्पेंड करोगे, 20 रुपीज करते हो पेन पे, तो अब आप कितना खरीद सकते हो, 4। तो यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी, कैसे बढ़ी, पहले आप दो पेन खरीद पा रहे थे, अब आप 4 खरीद सकते हो उतने ही रुपए में, है ना। सो दिस इज द रियल इनकम, जिसे हम परचेजिंग पावर भी कहते हैं, जो डिसाइड किससे हुई, प्राइस ऑफ कमोडिटी से। चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ने डिसाइड किया कि अब आपकी क्या है परचेजिंग पावर, अब आप कितने पेन परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो इनकम इफेक्ट का मतलब यही होता है, इट रेफर्स टू द effect of real income of consumer on demand, ठीक है, and the real income of consumer is due to the change in price of given commodity. So in exam how will we write, अगर हमें लिखना होगा तो we'll write income effect refers to effect on demand पे effect, ठीक है, जब when रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो चेंज होती है, यानी कि यहाँ पे रियल इनकम क्या चेंज हुई, पहले आप 2 पेन परचेज कर रहे थे अब आप 4 पेन परचेज कर रहे हो, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसकी 2 यूनिट से डिमांड बढ़ गई, है ना। सो चेंज ड्यू टू व्हाट, चेंज रियल इनकम में चेंज क्यों आता है, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, जो चेंज इन प्राइस है कमोडिटी का उसकी वजह से। प्लीज डोंट माइंड माई राइटिंग, समझ में तो आ रहा होगा, मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ साथ में। सो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस, जो रियल इनकम है यानी कि जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की, जब वो चेंज होती है, और वो चेंज क्यों होती है, चेंज इन प्राइस की वजह से, है ना। सो यही होता है इनकम इफेक्ट कि रियल इनकम का डिमांड पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या इफेक्ट था, पहले आप 2 परचेज कर रहे थे अब आप 4 परचेज कर रहे हो, तो आपने जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 2 यूनिट से बढ़ा दी, है ना। तो यहाँ पे जो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, वो परचेजिंग पावर क्यों बढ़ी है, क्योंकि प्राइस कम हुआ है, आपकी इनकम नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि आपकी पॉकेट मनी 100 से अब 200 हो गई है, दिस इज अनदर केस, ठीक है। यहाँ पे जो केस है वो क्या है, यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से आपकी इनकम पे, रियल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और रियल इनकम का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आता है इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड, ठीक है, इनकम इफेक्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रीजन है, नेक्स्ट रीजन इज एडिशनल customers. Reason number 4, additional customers. What does additional customers mean? Additional customers का मतलब क्या है, वैसे इस वर्ड से भी समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। So what does this mean? अब एडिशनल कस्टमर्स का मीनिंग क्या होगा, या एडिशनल कंज्यूमर्स आप कह सकते हैं। तो एडिशनल का मतलब क्या हुआ, जो कंज्यूमर्स पहले से थे वो तो रहेंगे, साथ में और ऐड हो जाएंगे, है ना। ऐसा कब होगा, I'm giving you a very simple example. Suppose एक आइसक्रीम का फैमिली पैक 200 रुपीज में मिलता है, ठीक है, उसकी प्राइसेस कम हो गई, अब वो 100 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स इसको 200 पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अब 100 पे परचेज करेंगे, है ना। तो जो कंज्यूमर्स इसे नहीं खरीद रहे थे वो एड ऑन हो गए, उनकी डिमांड अब होगी इसको लेकर के, तो आइसक्रीम की डिमांड तो बढ़ गई एडिशनल कस्टमर्स की वजह से। साथ में जो कंज्यूमर्स पहले 200 पे खरीद रहे थे वो अब और परचेज करेंगे, क्योंकि प्राइस कम हुई है, डिमांड बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस के कम होने से एडिशनल कस्टमर्स बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। सो एडिशनल कस्टमर्स इज द अनदर रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, decrease in price or increase in price will have negative means inverse effect on quantity demanded, है ना। तो अगर डिक्रीज इन प्राइस है तो इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्राइस है तो डिक्रीज इन डिमांड, है ना। तो ये कब हो रहा है, जब एडिशनल कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, एडिशनल कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, प्राइस कम हुआ ना, कस्टमर्स बढ़े, डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, जो पहले वाले कंज्यूमर्स थे वो भी परचेज कर रहे हैं और ज्यादा, और जो नहीं कर पा रहे थे अफोर्ड वो भी अब परचेज कर रहे हैं, तो टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है।
सो दिस इज द पार्ट फॉर एडिशनल कस्टमर्स, और इसको लिखना बहुत सिंपल है, मैं डिक्टेट कर देती हूँ. You will simply write, when price of a commodity falls, many new consumers who were not in position to buy it earlier, they start purchasing it. ठीक है, और आपको ये लिखना पड़ेगा who were not in position to buy it earlier because of high prices. ज्यादा प्राइस की वजह से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है ना. सो हाई प्राइसेस की वजह से जो नहीं परचेज कर पा रहे थे, अब वो दोबारा उसे परचेज कर सकते हैं. और इसके साथ जो उसके ओल्ड कस्टमर्स थे या ओल्ड कंज्यूमर्स थे, वो उसे और ज्यादा परचेज करेंगे, है ना. सो यू विल राइट व्हाट, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, मेनी न्यू कंज्यूमर्स who were not in a position to buy it earlier due to its high price starts purchasing it. ठीक है, साथ में you will write, in addition to new consumers, old customers of the commodity starts demanding more due to reduced price. ठीक है, सो आप प्लेबैक करके पीछे जाके इसको नोट डाउन कर लेना अगर आपको लिखना हो तो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है हमारा रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड नंबर 5, दैट इज डिफरेंट यूजेस. व्हाट डज डिफरेंट यूजेस मीन? और इतनी डिफिकल्ट नहीं है इनको समझना और याद रखना, क्योंकि बस हमें लॉ ऑफ डिमांड पता हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग पता हो, तो हम खुद से लिख सकते हैं. ठीक है, और ये वर्ड्स इतने ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं याद करने में. सो व्हाट डज डिफरेंट यूजेस मीन? ठीक है, एंड हाउ इज दिस अ रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, हमें ये पढ़ना है. सो लेट्स बिगिन. सो डिफरेंट यूजेस से क्या समझते हैं हम लोग? अगर हम मिल्क की बात करें, टेकिंग एग्जांपल मिल्क, हम मिल्क का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मिल्क के केस में क्या होता है, मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं. घर में हम पनीर बना सकते हैं मिल्क से, दही बनती, ठीक है, पीते भी हम, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, और स्वीट्स वगैरह, डेजर्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी मिल्क का बहुत यूज होता है. तो अगर इसके प्राइसेस कम होंगे तो हम ये चारों काम करेंगे अपने घर में, क्योंकि प्राइसेस कम है, अपने घर में बनाएंगे, फ्रेश खाएंगे. बट इन केस प्राइसेस बढ़ गए, अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो इसके जो यूजेस है वो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सिर्फ पीने के लिए, सिर्फ दही के लिए, पनीर नहीं बनानी और मिठाई भी नहीं बनानी. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके यूजेस बहुत सारे हैं, है ना, डिफरेंट यूजेस हैं इसके. लेकिन प्राइसेस बढ़ गए तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यूटिलिटी कम हो रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस को ही ध्यान में रखेंगे, उसके लिए ही परचेज करेंगे और इसकी डिमांड बाकी कम कर देंगे. सपोज प्राइसेस कम होने की वजह से एक फैमिली 4 लीटर ऑफ मिल्क परचेज कर रही थी. ठीक है, 1 लीटर वो सारे काम में लगा रही थी. प्राइसेस बढ़ गए, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, ड्रिंकिंग के लिए 1 लीटर, दही के लिए 1 लीटर, बस हो गया, पनीर नहीं बनाना और स्वीट्स भी नहीं बनाने. तो ये होता है डिफरेंट यूजेस के केस में, कि कुछ ऐसे कमोडिटीज होते हैं जिनके बहुत यूजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत यूजेस हैं. एसी चला लो, कूलर चला लो, फैन चला लो, वॉशिंग मशीन, और फ्रिज होता है हमारा, फिर ट्यूबलाइट, फैन, ये सारी चीजें हैं. इनकेस प्राइसेस कम है तो हम क्या करेंगे, घर के सारे रूम में लाइट जल रही होगी, दिवाली बनेगी हमारी, एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, फैन भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी चलेगा, डेली कपड़े धुलेंगे, और ट्यूबलाइट भी हर जगह जलती रहेगी. ठीक है, रात हो या दिन हो चलेगी ट्यूबलाइट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए. ठीक है, अब जो है ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्यूबलाइट जहां जरूरत नहीं वहां बंद कर देंगे. एसी, कूलर और फैन में से गर्मी के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कूलर में एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर सिर्फ कूलर चलेगा, फैन में एडजस्ट कर सकते हैं तो सिर्फ फैन चलेगा. बट जब प्राइसेस कम थे ना तो एसी चाहिए था हमें. तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनके बहुत डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो उनकी हमें डिमांड कम करनी पड़ती है प्राइसेस इंक्रीज की वजह से. ठीक है, सो दिस वन इज ऑल्सो अ रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, और ये लास्ट था रीजन हमारा लॉ ऑफ डिमांड को लेकर के. एंड आई थिंक कि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, बहुत लॉन्ग हो रही है, तो विल डू वन थिंग, हम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड अभी कर लेते हैं, और जो लास्ट टॉपिक था that we have decided to complete in this video only, we'll be doing this in the next video, that was the movement along demand curve. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वीडियो नंबर 4 में, क्योंकि वीडियो इज बीइंग टू लॉन्ग और इतनी देर बैठ के पढ़ना इज अ बिट डिफिकल्ट. तो करते हैं फिर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, सो मूविंग फर्दर, टॉपिक है हमारा एक्सेप्शंस. लॉ ऑफ डिमांड के अभी हमने रीजंस पढ़े थे, सो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या है ये पढ़ते हैं. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड बहुत इजी है समझना, ठीक है, और याद रखना भी इजी है, बट ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा, इजी हो या डिफिकल्ट. तो करते हैं फिर, इसमें बेसिकली हमें 6 या 7 एक्सेप्शंस पढ़ने हैं.
So here we get the exceptions. क्या क्या exceptions है? Giffen goods, status symbol goods, fear of shortage, fashion related goods, necessities of life, change in weather and ignorance. ये है हमारे some exceptions for law of demand. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं. सबसे पहले Giffen goods, कुछ नया नया सुनने में लग रहा होगा. Giffen goods वही है जो हमने पढ़ा था inferior goods. inferior goods याद है, घटिया वस्तु, वो वस्तु जिसकी प्राइस इंक्रीज होने पे परचेज करते हैं और प्राइस डिक्रीज होने पे हम डिमांड कम कर देते हैं. इसमें उल्टा चलता है. क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सीरियल्स है जैसे ज्वार या बाजरा करके जो सीरियल्स है, इनकी प्राइसेस जब इंक्रीज होती है तब लोग इसे परचेज करते हैं, और जब इनकी प्राइसेस कम हो जाती है तो लोग इसे परचेज नहीं करते. ठीक है, वो सुपीरियर गुड्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर और अच्छे सीरियल्स की तरफ बढ़ते हैं. तो गिफिन गुड्स में उल्टा होता है. तो यही इसका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया. कैसे हुआ एक्सेप्शन? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है. ठीक है, प्राइसेस कम होने पे डिमांड कम हो रही है. सो गिफिन गुड्स, बेसिकली गिफिन गुड्स इज रिलेटेड टू द स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स in which when prices increase consumer starts buying more, when prices decrease consumer stops buying it. ठीक है, stops नहीं means decrease the demand. ठीक है, so Giffen goods, well ये गिफिन क्या है? गिफिन नेम है एक सर रॉबर्ट गिफिन. सर रॉबर्ट गिफिन का नेम है. इन्होंने ये मतलब इसके बारे में स्टडी की थी, ये डिस्कवर किया था कि ऐसा होता है. इसे बेसिकली गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टेटस सिंबल गुड्स. स्टेटस सिंबल गुड्स से आपको समझ में आ गया होगा कैसे गुड्स जिससे थोड़ा स्टेटस वगैरह दिखता हो, है ना, जैसे कि डायमंड गोल्ड, इनसे स्टेटस दिखता है. और एंटिक पेंटिंग वगैरह होगी, कोई बहुत एंटिक पेंटिंग है तो इस केस में हम क्या करते हैं? प्राइसेस कितनी भी हो हम डिमांड नहीं कम करते हैं. मीन्स कि जैसे कोई एंटिक पेंटिंग है, बहुत एक्सपेंसिव है, फिर भी हम उसे परचेज करते हैं क्योंकि वो स्टेटस को शो करती है. ठीक है, तो स्टेटस सिंबल गुड्स के केस में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता. लॉ ऑफ डिमांड का ये एक एक्सेप्शन है. सो वी कैन से व्हाट कि जैसे अगर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो रिच पर्सन है जिन्हें अपनी प्रेस्टीज के लिए या अपने मतलब अपने शो ऑफ के लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, दे विल स्टार्ट बाइंग इट, है ना. अगर सपोज गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, जैसे सपोज कि 10,000 पे आ जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो रिच पर्सनैलिटीज है, मीन्स जो रिच पीपल है, वो तो परचेज नहीं करेंगे गोल्ड. क्यों? क्योंकि अब इसकी वैल्यू नहीं रही, बहुत सस्ता हो चुका है, हर कोई खरीद सकता है इसे, है ना. डायमंड अगर सस्ता हो जाए, बहुत ज्यादा चीप हो जाए, तो डायमंड की वैल्यू भी गिर गई, फिर लोग इसे परचेज नहीं करेंगे. जो रिच पीपल है वो नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इससे स्टेटस नहीं दिखेगा उनका. सो स्टेटस सिंबल गुड्स में क्या होता है? प्राइसेस इंक्रीज होने पे डिमांड करते हैं रिच पीपल. किसी एंटिक पेंटिंग को ले लो, उसके लिए मतलब 1-2 करोड़ की पेंटिंग बिक जाती है. क्यों बिकती है? क्योंकि उनको अपना स्टेटस शो ऑफ करना है. तो यहाँ पे क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता. दिस इज कंसीडर्ड एज अ एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, नेक्स्ट आता है फियर ऑफ शॉर्टेज. आई होप कि इस वर्ड से आप समझ गए होंगे फियर ऑफ शॉर्टेज से क्या हुआ होगा. सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमांड की बात है, तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या? प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांड होगी. फियर ऑफ शॉर्टेज के केस में प्राइस कितनी भी हो, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं लोग. अभी कुछ टाइम बहुत ज्यादा टाइम पहले एक इंसिडेंट था. क्या हुआ था कि कहा था कि सॉल्ट के जो है प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ेंगे कि परचेज करना मुश्किल हो जाएगा, कहीं कहीं वो अवेलेबल भी नहीं होगा. लोग क्या कर रहे थे? 4-5 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट पहले खरीद के रख ले रहे थे, 10-15 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट पहले खरीद के रख ले रहे थे. उसके प्राइसेस भी बढ़ गए थे, बहुत एक्सपेंसिव हो गया था ये, फिर भी लोग खरीद के रख रहे थे क्योंकि फियर ऑफ शॉर्टेज था कि नियर फ्यूचर में हमें इसे परचेज करने में दिक्कत होगी क्योंकि ये नहीं मिलेगा, इसकी शॉर्टेज हो जाएगी. तो ऐसे केस में क्या करते हैं लोग? प्राइस पे ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि शॉर्टेज है ना तो ठीक है अभी खरीद के रख लेते हैं. अभी जैसे लॉकडाउन में हुआ था, लॉकडाउन में हमने देखा क्या कि जो राशन वगैरह है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी लोगों को कि आगे राशन नहीं मिलेगा, दुकान में खत्म हो जाएगा, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना. तो वो क्या कर रहे थे? पहले ही बहुत सारा परचेज करके रख ले रहे थे कि फ्यूचर में थोड़ी बहुत शॉर्टेज भी हो तो अभी हमारे पास बैकअप रहेगा. ठीक है, सो फियर ऑफ शॉर्टेज में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता. यहाँ पे भी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स फैशन रिलेटेड गुड्स. सो दिस वन इज जस्ट सिमिलर टू स्टेटस सिंबल गुड्स. बस ये है कि स्टेटस सिंबल गुड्स में था थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव, लाइक गोल्ड, डायमंड एंड पेंटिंग एंड ऑल. सो ये सारी चीजें थी. फैशन रिलेटेड गुड्स में कपड़ों पे आ जाते हैं लोग, ट्रेंड पे आ जाते हैं थोड़ा कि क्या चल रहा है मार्केट में. सो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है बट अभी वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो आपको मार्केट में सबके पास दिखेगा, कितने भी हाई प्राइसेस पर लोग उसे परचेज करेंगे. ठीक है,
क्योंकि वो फैशन रिलेटेड गुड्स हैं, हर कोई फैशनेबल दिखना चाहता है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो है फेल हो जाता है, वर्क नहीं करता। ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट कम्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नेसेसिटी ऑफ लाइफ में क्या है? नेसेसिटी ऑफ लाइफ में है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मीन्स जो नेसेसिटी, जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ की, फॉर एग्जांपल राइस को ले सकते हैं, व्हीट को ले सकते हैं। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके बिना हम रह नहीं सकते, बिना खाए तो नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि चीज़ें महंगी हो गई तो फिर अब बिना खाए रहेंगे, ऐसा नहीं होता। सो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में क्या होता है, इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेडिसिन है या राइस है, व्हीट है, तो इसमें ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। यहाँ पे प्राइसेस पे हम नहीं देखते, भूख लगी है तो खाएंगे ही, खरीदेंगे। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। ठीक है, एक्सेप्शन है ये भी लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट इज चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर में क्या है, टेकिंग एन एग्जाम्पल कि सपोज अभी विंटर चल रहे हैं, तो विंटर में जो अम्ब्रेलाज हैं, अम्ब्रेलाज की ज्यादा डिमांड नहीं होगी, चाहे उनके प्राइसेस कितने भी कम हो, मार्केट में बहुत कम ही दिखता होगा, है ना। बट रेनी सीजन में अम्ब्रेला आपको हर जगह दिखेगा, और ये थोड़ा इसके प्राइसेस बढ़ेंगे भी, और लोग फिर भी परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि वेदर के हिसाब से कमोडिटी की डिमांड है। रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड है। गर्मियों में हम स्वेटर नहीं खरीदेंगे, तो गर्मियों में स्वेटर की कोई डिमांड ही नहीं होगी। बट विंटर सीजन में प्राइसेस बढ़ने पे भी हम उसे परचेज करेंगे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो चेंज इन वेदर के हिसाब से जो डिमांड पे इफेक्ट है, वो भी लॉ ऑफ डिमांड उस पर वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट कम्स इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है? सबसे पहले इग्नोरेंस का मीनिंग क्या होता है? इग्नोरेंस का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में ना पता होना। ठीक है, टू हम कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इग्नोरेंस के केस में क्या होता है कि कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि कमोडिटी की एक्चुअल प्रिवेलिंग प्राइस क्या है मार्केट में, और वो उसे हाई प्राइसेस पे खरीद लेते हैं। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर इग्नोरेंस। फॉर एग्जांपल, कभी कभी होता है ऐसा कि कोई भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट हम परचेज कर लेते हैं, और हमें पता नहीं होता कि उसकी प्राइसेस एक्चुअली में कितनी है। किसी एक शॉप पे वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहा है और हम वहाँ से वो परचेज कर लेते हैं। सो इग्नोरेंस में यही आता है कि हमें नहीं मालूम होता क्या प्राइसेस है, हम बस हाई प्राइस पे से परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्कआउट नहीं कर रहा। सो ये सारे एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, इसे ऑलमोस्ट ये 7 है, तो आपको ये सारे ही याद करने पड़ेंगे। 5 या 6 आप एग्जाम में लिख सकते हो, तो इतने डिफिकल्ट नहीं थे ये समझने के लिए। और इसके वर्ड्स ऐसे हैं कि देख के पता चल रहा है कि क्या बात है। हमें बस लॉ ऑफ डिमांड समझ में आना था, उसके बाद हम रीजंस भी खुद से लिख सकते हैं, एक्सेप्शंस भी खुद से लिख सकते हैं। बट कोशिश करेंगे कि बुक्स में जो टर्म्स दी है वो लिखें, ताकि अच्छे से मार्क्स मिल सके। और जो हमने डिसाइड करा था या नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें फिनिश करने का थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। टिल देन टेक केयर।